अपने वर्कर को समझते ही नहीं है कि वो लीडर बन सकता है। ये जो इनसिक्योरिटी वो तो इनके अंदर है। आप जो सवाल मुझे पूछ रहे हैं वो तो भाजपा के अंदर है। क्या शक्तिराज परिहार जी को ये चीज़ नहीं था कि वहाँ कोई और लीडर नहीं था क्या मेरे ब्लॉक में? ये तो बदकिस्मती है मेरे लोगों की, मेरे ब्लॉक की, कि मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बाहर से आ रहा है बंदा। आपको लगेगा कि लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इस भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। 370 पे आप वोट मांग रहे हैं या स्टेटहुड पे, मतलब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ऊपर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ड्राफ्ट किया हुआ है? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो है वो तकरीबन जो है जम्मू कश्मीर में होने को तैयार हैं, ख़ासतौर पे नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो भी अब मेंबर बनेगा, जो भी इलेक्टेड मेंबर होगा, वो जब आएगा वो लोगों के वोटों से आएगा। तो अब सरकार का मेन जो मुद्दा है वो ये है किसी तरीके से लोग दोबारा चुने अपने उम्मीदवार को, और उम्मीदवार बहुत हैं इस ख़ास तौर पे इस इलेक्शन में, और किस तरीके का रद्द अमल रहेगा लोगों का, ख़ास तौर पे किन मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पोलराइजेशन हुई है, क्या उस पर लोग वोट डालेंगे, या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं डेवलपमेंट के ऊपर वोट डालेंगे? तो इसी संदर्भ में आज हम जो है ख़ास तौर पे बीडीसी चेयरमैन गुंदना के हमारे शरशाद जी हैं, उनसे बात करने आए हैं डोडा। और शरशाद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी शुक्रिया सर जी। शरशाद जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि गुपकार डिक्लेरेशन, जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एक नारा लगाया गया है, जो श्रीनगर में पहली मीटिंग हुई, और उसके बाद श्रीनगर से जो है वो हर कोने में, जम्मू के प्रांत के हर कोने में पहुंचा, और उसके बाद अभी डोडा में जो देखा गया है, दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही कहूँगा मैं, कि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ किसी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस गुपकार डिक्लेरेशन का जो मंशूर है वो बिल्कुल सही है, और जिन भी मुद्दों के ऊपर गुपकार डिक्लेरेशन ने ये एक किस्म का जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है ख़ासतौर पर बीजेपी को हराने के लिए, वो सही है? देखें अजहर जी, मैं आपको बताता चलूं, जो गुपकार की जहां तक बात है तो यहाँ डोडा की हद तक तो ये बहुत, मैं कहूँगा, पहले नाकाम था। जब हमें लगा ऐसा कि यहाँ गुपकार की बहुत ज़रूरत थी। अहमियत क्यों थी? क्योंकि आपको पता है जो भाजपा की सरकार है, या जो भाजपा की जो इस वक्त यहाँ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे किस तरीके से एक वो कम्युनल लाइंस पे जाके भेदभाव यहाँ कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों में बड़ा रोष है। तो उसके ऊपर फिर जब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारे लीडरान हैं जो गुपकार के नाम पे नहीं जुड़ पाए, तो हमने यहाँ जो हमारी सरपंच एसोसिएशन है, हमने कॉल की, जिसमें मैं तमाम सरपंच और बीडीसी चेयरमैन साहिबान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी कॉल को स्वीकार किया उस कॉल का। और उसके बाद हमने जो है दोनों ही लीडर साहिबान, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, खालिद साहब का और मजीद साहब का, वानी साहब का। दोनों ने ही हमारी बात को सुना और हमारी बात पे उन्होंने एतमाद किया, और जो हमने उनसे मुतालबा किया, जो हमने उनसे बातें कही, उस पर उन्होंने इत्तफाक किया। और यहाँ पे मरमत और गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी उनको डिमांड थी, उस पर उन्होंने एक होके हमें एक कैंडिडेट दिया है। और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारी इस बात को सुनेंगे। जो हमारा नारा है वो ये है, वो डेवलपमेंट का है। देखिए, आपने यहाँ देखा होगा पिछले 4 साल में जब भाजपा सरकार में आई, हुकूमत में आई, तो क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुई? कुछ भी नहीं हुई। जब हमसे धोखे किए गए, मैं अपनी बात करूँ, जहाँ आपने कहा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, तो इन्होंने उसको भी इस वक्त डिरेल कर दिया हुआ है। जो इन्होंने अभी ये जो नया एक सेटअप लाया, जो ये कौंसल का कंसेप्ट, ये तो इन्होंने कहीं बाहर से उठा के यहाँ ले आए। पहले जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो एक्ट था, ये 1989 का सॉरी, तो उसमें क्या था कि उसमें ऐसा था कि पहले सरपंच और पंच जो है लोग चुनेंगे, उसके बाद वो लोग जो है बीडीसी चेयरमैन चुनेंगे, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। ये बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। जो अभी ये बना रही है डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है, पहले क्या था, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन था उसका एक प्रोटोकॉल भी एक अलग था, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का एक प्रोटोकॉल भी अलग है। तो इस चीज़ के ऊपर जब हमने उनसे बात की, दोनों लीडरों से भी बात की, उनको समझाया, उन लोगों ने भी हमारी बात को समझे, और हमें उम्मीद है, आशा है कि इंशाल्लाह आने वाले जो इलेक्शन है 13 और 10 तारीख को, आपको लगेगा कि लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इस भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। और इंशाल्लाह मरमत से हमारे मुश्ताक साहब भट्ट जो हैं भारी अक्सर से जीत के आएंगे, और गुन्ना से भी इंशाल्लाह एडवोकेट आसिम हाशमी साहब जो है वहाँ जीत के आएंगे। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है, ख़ास तौर पर क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन में जो नारा लगा है, जो पीडीपी, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था गुपकार डिक्लेरेशन में, जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक चीज़ क्लियर उन्होंने कही थी कि 370 को वापस लाना है, 35A
को वापस लाना है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उस मुद्दे के ऊपर क्लियर नहीं आ रही है कि वो स्टेटहुड मांग रहे हैं, प्रोविजंस मांग रहे हैं, बट 370 की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये गठबंधन डोडा में हुआ है, आपने कहा कि हमने जो है बीजेपी को डिफीट करने के लिए ये चीज़, आपको लगता है कि 370 पे आप वोट मांग रहे हैं या स्टेटहुड पे? मतलब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ऊपर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ड्राफ्ट किया हुआ है? देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का भाईचारा। आप मुझे ये चीज़ बताएं, जो इन्होंने डिलिमिटेशन की हुई है बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे की, और एक या दो आदमी के इशारे पे जो है यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी, जो इनके एजेंट बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वो किया। वो सरासर नाइंसाफ़ी यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के भाईचारे के साथ है। आज तक आपने डोडा की तारीख में नहीं देखा होगा कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई हो, लेकिन ये लोग जानबूझ के ये कराना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फसाद हो। यहाँ आपस में सब लोग इकट्ठे चले हैं, भाईचारे के साथ चले हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, एक ही प्लेट में खाना खाते थे। लेकिन इनकी जो ये फितरत है, इनका जो ये पॉलिसी है, उससे हमें डर लगा। उससे हमने ये सोचा कि हमारा जो यहाँ भाईचारा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने गुपकार डिक्लेरेशन की बात की, देखें गुपकार बड़े लीडरों का उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उससे मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मैंने इलेक्शन चाहे सरपंची का हो चाहे बीडीसी का हो, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और मैं लोगों का आदमी हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी पार्टी जो है वो मेरे लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिन लोगों ने मुझे नाम दिया। तो और मैं उन्हीं की बात, उन्हीं से राय लेके, जो उनका मशवरा था कि हमें एक कैंडिडेट चाहिए, उसमें मैंने रोल अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप को भी ये समझ में आया कि ये वक्त की ज़रूरत है, और हाशमी साहब भी आए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से वो वहाँ से कामयाब होके आएँ। नहीं, एक चीज़ अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है, ख़ासतौर पे 370 के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, सारे सामने आके ये कह रहे हैं कि हमने 370 इसी से वापस लाना है। क्या आपको पर्सनल, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, पर्सनल राय से आप बताएं, क्या 370 वापस आ सकता है? क्या ये मुद्दा गुंद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी, मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी और डोडा के हर डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या ये मुद्दा होगा, या इस मुद्दे के अलावा मुद्दे होंगे? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 370 का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपको भी पता है, सबको पता है, जो यहाँ का नागरिक है, जम्मू कश्मीर का नागरिक है। आप देखिए, रोशनी एक्ट आया, अब देखिए कितने जो है सेंट्रल एक्ट यहाँ पे आए, कैसे यहाँ पे ज़मीनों पे ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, कैसे बाकी चीज़ों में। आप यहाँ देखें, जब पीछे यहाँ अकाउंट्स असिस्टेंट्स के पेपर हुए, जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के, वहाँ उसमें भी जो है बाहर के बच्चों ने पेपर दिया। तो ये इफेक्ट हमारी कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो उसके खिलाफ तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि 370 यहाँ वापस आए, पूरी आवाम ये चाहती है, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि 370 वापस आए। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। देखिए, जो मनरेगा स्कीम थी, जब आपको मैं बताऊँ, मेरी कोई पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, बट जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उस वक्त आप लोगों से ये न्यूट्रल पूछिए, लोगों से जाके कि क्या लोगों को पैसा मिलता था या नहीं मिलता था। जब से इन लोगों की सरकार आई है, अभी तक गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, दिन ब दिन गरीब पीछे जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले 15-16 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, और 17-18 का अभी तक लोगों को पैसा बकाया है। कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी ऑडिट के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे लोगों को क्या कहते हैं, खज्ल किया जा रहा है। तो आप अभी भी आपने क्लियर से आपने दिया मेरी बात का। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा। ख़ास तौर पे एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन करके जो है एक कैंडिडेट जो है अभी उतारे हैं, ख़ास तौर पे अपनी अपनी जगहों पे। क्या आपको लगता है लोगों में एक्सेप्टेंस है? ख़ास तौर पे ये इलेक्शन कम्युनल लाइंस पे नहीं खेला जाएगा, ये इलेक्शन कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल लाइंस पे आएगा, और लोग जो हैं पोलराइज नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम वोट जो है अपने कैंडिडेट को ही चुनेंगे, मज़हब के नाम पे कैंडिडेट नहीं होगा, मज़हब के नाम पे वोट नहीं डलेगा। अजहर जी, मैं बताता चलूँ आपको, ऐसा नहीं है। जब मैंने खुद इलेक्शन लड़ा, यहाँ के लोग बड़े ज़ीशोर लोग हैं, चाहे हिंदू बरादरी का हो चाहे मुसलमान बरादरी का हो, वो लोग बंदे को देखते हैं, वो लोग फेस को देखते हैं, उनको पता है कि हमारा काम कौन करेगा। आज अवाम जो है बहुत चालाक है। कोई वो पिछला ज़माना नहीं है कि आप लोगों को बहका के, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, अपने धर्म ये करके, इधर उधर करके वैसे लोग वोट नहीं देते हैं। वहाँ आपको काम पूछेंगे लोग, आपने काम क्या किया। जिस बंदे ने काम किया होगा, जिस बंदे का लोगों के साथ अच्छा रुझान होगा, जो बंदा लोगों के बीच जाके बैठ के उनसे बात करेगा, उसको वोट मिलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट लफ्ज़ों में बता दूँ। तो कहीं आपको लगता है कि ख़ास तौर पे जो एनसी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है, और वो उम्मीदवार जो है अभी जो फाइट करने जा रहा है, वो जो पहले एक्स एमएलए थे डोडा के, उनके ख़िलाफ़ हैं। आपको लगता है कि अगर
आपका कैंडिडेट जीत गया और वो एज ए डीडीसी मेंबर आ गया, तो आने वाले वक्त में जो एमएलए का कंटेस्ट होगा उसमें भी क्या पता वो आगे आ सकता है एज ए एमएलए कंटेस्टेंट, या उन लीडरों के लिए वो एक मुश्किलात खड़ी हो जाएगी? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सियासी सवाल है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ ज़िला डोडा की आवाम जो है बड़ी बाशऊर आवाम है। उनको पता है कि उनकी बात कौन कहाँ पे करता है, कौन करेगा। जहाँ तक देखिए, ये हालात के मुताबिक जो है हमने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ। लोगों को इस वक्त रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी, लोगों की बात करने वाला आदमी आगे आना चाहिए था, तो उस पर हमने बड़ी सोच विचार के साथ, मैं आपको बताता चलूँ ये चीज़ कि सरपंचेस भी थे, बीडीसी चेयरमैन भी थे, और जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सीनियर सिटीजन्स थे, सबके बिल्कुल उनके कंसर्ट से हमने ये किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे दोनों कैंडिडेट हैं भारी अक्सरियत से जीत के आएंगे। और दूसरी चीज़, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आप ये देखें कि भाजपा की ये इंतहा है कि अगर मेरे गुंदना में भाजपा को इलेक्शन लड़ना है तो भाई आपको बाहर से आदमी लाने की ज़रूरत क्या है? क्या वहाँ पे कोई हमारा भाजपा का वो कैंडिडेट जो है उस कैलिबर का नहीं था कि ये अपने वर्कर को समझते ही नहीं है कि वो लीडर बन सकता है? ये जो इनसिक्योरिटी वो तो इनके अंदर है। आप जो सवाल मुझे पूछ रहे हैं वो तो भाजपा के अंदर है। क्या शक्तिराज परिहार जी को ये चीज़ नहीं था कि वहाँ कोई और लीडर नहीं था क्या मेरे ब्लॉक में? ये तो बदकिस्मती है मेरे लोगों की, मेरे ब्लॉक की, कि मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बाहर से आ रहा है बंदा। क्या भाजपा के अंदर मेरे वहाँ के कितने भाई जो भाजपा के वर्कर्स हैं, क्या उनको मैंडेट नहीं मिल सकता था? वही हाल मरमत से। मैं तो इन मरमत के लोगों और गुंदना के बलखुसूस गुंदना की आवाम से गुजारिश करूंगा, मैं उनके दरवाजे पे जाऊंगा, खटखटाऊंगा दरवाज़ा कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। ये जो अगर गवर्नमेंट ने, चलो ये एक खेला भी था ये दाव कि अभी इसको इंस्टीट्यूशन को, पीआरआई इंस्टीट्यूशन को जो है बर्बाद करके ये एक नया तमाशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए किया गया था। लेकिन तब भी हम ऐसा करेंगे कि अगर करना ही था, क्या हमारा वहाँ लोकल का कोई कैंडिडेट नहीं था इनके पास? क्या ज़रूरत पड़ी थी शक्तिराज परिहार जी को, जो एक्स एमएलए या एक्स एमओएस रह चुके हैं स्टेट के? उनको क्या ज़रूरत पड़ी अब वो आके कूद पड़े हैं छोटे से मैदान में, कौंसल के इलेक्शन में, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन? ये तो इनकी बौखलाहट है। आपको लगता है कहीं पे कि जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ख़ास तौर पे एक्स एमएलए खुद जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे डोडा से, इसलिए वो डीडीसी के इलेक्शन में आ चुके हैं? देखिए, इसमें मेरे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको भी लगता है, सबको लगता है। मुझे बताएं, अगर इतनी इनसिक्योरिटी है उनके अंदर कि दो जगह से, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर एक तरफ से श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि हम गांव को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बड़ी बात सोचने वाली चीज़ है कि गांव के लोग जो हैं, अब जो है मैं पावर को डिलिमिटाइज कर रहा हूं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आपने पावर को, पावर शेयरिंग कहते हैं इसको, पावर शेयर कर रहे हो, तो भाई साहब आप दो जगहों पर एक कैंडिडेट दे रहे हो। उसका क्या मतलब? क्या मरमत में कोई नहीं था भाजपा का वर्कर? क्या मरमत के अंदर कोई भी इस कैलिबर का आदमी नहीं है? ये तो फिर मरमत वालों को मैं कहूँगा बेवकूफ़ होंगे अगर वो इस वक्त भी शक्तिराज परिहार को या भाजपा को वोट देंगे। देखें, ये मरमत और गुंदना के लोगों के लिए, गुंदना को भी मैं यही कहूँगा, जो हमारी गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे मेरा फोकस रहेगा। क्या हम इतने नालायक हैं? क्या मेरे वहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हैं, इतने नालायक हैं कि वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? एक सवाल और था कि बड़ी बार कहा जाता है भाजपा ने कुछ नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कुछ नहीं हुआ। एक जगह तो कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा कि पिछले 60-70 सालों में ना बीडीसी के कभी इलेक्शन हुए, ना डीडीसी का बोर्ड कभी बना जम्मू कश्मीर में, और भाजपा ने 370 के बाद ख़ास तौर पे पंचायत के पहले चुनाव करवाए, उसके बाद जो है आपके डीडीसी के चुनाव करवाने जा रहे हैं। अब जिस तरीके से भी करवाने जा रहे हैं, लेकिन करवाने जा रहे हैं। और दूसरी बात इसके साथ कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कामयाब हुई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने में, और जो ताकतें आपको फिलहाल मिली हुई हैं वो कम ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी पंचायत की, अब रिप्रेजेंटेशन है। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि पोलिंग परसेंटेज जो 43, 44 या 65 तक जाती है, इस बारी इन इलेक्शंस में कितने तक जाएगी? क्या 100% जा सकती है? देखें, आपका सवाल अच्छा है, मैं बताता चलूँ आपको। देखिए, जब इन्होंने पंचायत इलेक्शंस करवाए थे, हम लोगों ने उस वक्त, मैं आपको बात बताऊं कि हमने एक कमिटमेंट दी थी इनसे। हमने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने बाइकाट किया था, अगर आपको ये याद हो। सब लोगों ने यहाँ बाइकाट किया था, लेकिन हम लोगों ने अपने सरों पे खेल के हम लोग बाहर आए थे और हमने इलेक्शन लड़े थे और जीत के आए थे। ये उन्होंने पहले हमें विश्वास
ख़त्म हो चुका है इस भाजपा सरकार पर। मैं आपको दो टोक अल्फाजों में बताऊं ये चीज़ कि पहले हमसे वादा किया गया जब हम सरपंच बने, अब ये होगा वो होगा 3 होगा फलान होगा, तो फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं हुआ। बीडीसी का इलेक्शन हुआ 1 साल और कुछ दिन मुझे बीडीसी चेयरमैन बने हुए, अभी तक हमारे साथ कोई अच्छा भेदभाव नहीं हुआ। कोई क्या कहते हैं, कोई फंड्स का इन्होंने ऐलान किया कि बीडीसी चेयरमैन को जी 25-25 लाख रुपया जो है एज द पैटर्न ऑफ सीडीएफ ये लोग दे देंगे, लेकिन अभी तक किसी बीडीसी चेयरमैन को नहीं मिला है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, इनका हर वादा खोखला होता है। और मुझे पूरी ये भी उम्मीद है कि ये वादा जो इनका, ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इन काउंसिलरों के पास भी कल कुछ नहीं होना है। इनको भी जो है इस वक्त ये सिर्फ सारा तमाशा है जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए हो रहा है, और यहाँ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आप बता रहे हैं डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो भाई साहब मुझे एक चीज़ दिखाए ना, इन्होंने कौन सा नया प्रोजेक्ट उठा के यहाँ डोडा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया हो और उसको कंप्लीट किया हो। आपका मेडिकल कॉलेज है वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, जब हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उन्होंने सैंक्शन दी थी। वो मानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर बनने की, बिल्डिंग बनने की बात आप करें, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसका पैसा दिया, इसी वजह से बिल्डिंग तैयार होगी। आप, मैं आपको बताता हूँ, इसके फंड्स रिलीज जो थे उसी टाइम पे थे, उसके बाद इन्होंने काम किया, वो अभी भी लगा हुआ है, लटका हुआ है। कितना अरसा हुआ बनते हुए, आप उसको छोड़िए। यहाँ रोड की बात करें आप भाई साहब, आप ग्राउंड पे आए ना, आप एक कॉलेज को लेके आप लोग इसको पब्लिसिटी देंगे, पब्लिसिटी दो तो भाई जो लोगों के मसाइल हैं आप मुझे बताएं। अभी हम डोडा से गठ की बात करें आप, ये 5 किलोमीटर भी नहीं है, जीएमसी भी गठ में है, ये आपको पता है। कि जीएमसी क्या, उस रोड पे आप जब चलते हैं क्या वहाँ गाड़ी आराम से आती है? क्या वहाँ से यहाँ गठ का बीमार डोडा आराम से पहुँचता है? ये डोडा किया। और इन्होंने जो परसों वो दिया हुआ है, इन्होंने आई थिंक इंडिया में दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट डोडा को दिया है कि जी जहाँ ब्लैक टॉपिंग हो। भाई कहाँ है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? इनका एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं, जो पुल डोडा से बिवली रोड था, भाई साहब 2 या 3 साल या 4 साल उसको हुए, अभी तक तो वो डोडा तक कंप्लीट नहीं हो। तो बिवली वाले तो अभी सपना ही देख रहे हैं, वो अगले मेरे ख्याल से 5-10 साल और सपने ही देखते रहेंगे। डोडा से गठ की बात करें, गठ से गुंदरा की बात करें, मरम्मत की बात करें, मुझे एक रोड बताए ना जिसपे इन्होंने काम किया हो। जीएमसी की जहाँ तक बात है, जीएमसी जो ऑनरेबल उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं सैंक्शन भी दी थी और रिलीज भी दिया था। उस पे इन्होंने जो है आगे उसको, आपके मरम्मत में मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं आपके राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने मरम्मत में आपका जो है सुध महादेव टनल जो है उसका अप्रूवल हो चुका है, उसकी बाज़ाब्ता टेंडरिंग भी हो चुकी है। वो भी एक सिंबल है इनका कि भाई पिछले कई सालों से उस पर भी सियासत थी, टनल बनेगा बनेगा, लेकिन आखिरकार बना दिया गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हुए हैं जो केंद्र सरकार ने किए हैं। आप कहीं ना कहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं निराशा है लोगों में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये मुद्दे डीडीसी इलेक्शन में शाना बशाना चलेंगे? क्या ये मुद्दे डीडीसी इलेक्शन में एक मेन जो है फोकस होगा लोगों के सामने कि भाई ये रोज़गार के मौके होने चाहिए थे, नहीं हुए? जिस तरह आप कह रहे हैं कि रोडें ख़राब है, वो मुझे ही पता है, मैं मानता हूँ, मैंने इस पर स्टोरी भी कवर की है कि रोडें यहाँ कहीं भी ठीक नहीं हैं। लेकिन क्या ये मानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के बाद अगर आपका कैंडिडेट जीतता है, जीतने के बाद कितने अरसे में ये सारी रोडें ब्लैकटॉप हो जाएंगी? वही मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, जहाँ तक आप मुझे एक चीज़ पहले बताएं, क्या भाजपा की सरकार को कितना अरसा हो गया अभी सेंटर में? 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने थे, अगर आपको याद हो। आज 2020 चल रहा है, तो भाई साहब 2014 से ही जो है जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है केंद्र सरकार, ठीक है कि नहीं? कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ डोडा में। मैं बाकी जगह बात नहीं करूँगा, मैं अपने गुंदरा की बात करूँगा। मेरे गुंदरा में क्या दिया अभी तक? लड़ झगड़ के जो है आए दिन में डीसी डोडा से जो है लड़ाई करता था, तो मैंने उस रोड को थोड़ा बहुत जो है मलहम पट्टी करवाई हुई है। बाकी आप माला रोड की बात करें, डोंगरू की करें, जठेली की करें, बरछला की करें, बखना की करें, खनकोट की करें, भाई साहब वहाँ के वही हालात हैं। कोई एक स्कूल मुझे बताएं जिसकी अपग्रेडेशन हुई हो, कोई एक ऐसा काम मुझे बताएं जो इन लोगों ने किया हो। मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल बताई कि आपने सुना होगा पिछले दिनों जो है भाजपा को ज़िला डोडा के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला, वो मुदस्सिर वानी की शक्ल में मिला, जो डिस्ट्रिक्ट के वो कुछ ओहदेदार थे इनके भाजपा के, उनका अपना घर का रोड डोडा घाट रोड, जिसको इतनी खस्ता हालत है कि अगर बीमार घाट से डोडा आए तो वो सही सलामत जो है डोडा तक नहीं पहुंचता, वो और बीमार हो जाता है। तो ये इनकी पॉलिसीज़ है। तो इट मीन्स ये मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन में प्राइम फोकस पे रहेंगे। एजुकेशन, रोड्स, कहीं पे भी 370 की बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है
डेवलपमेंट और साथ साथ 370 की भी की जाएगी, क्योंकि वो हमारा राइट है, उस पर हम बात करेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे। वो लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ होगी वो हम सब की आवाज़ होगी, वो मेरी भी आवाज़ होगी। तो ये शरशाद जी थे जो ख़ास तौर पे अब जो डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की, और एक चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने आई, कहीं ना कहीं ये निराश हैं केंद्र सरकार से और ख़ासकर भाजपा सरकार से, जिस तरीके से इन्हें डिलिमिटेशन ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की है। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को भी इनका कहना है कहीं ना कहीं कॉमनल लाइंस के ऊपर डिवाइड किया गया है, और उसी तरीके से जब इनका कहना है कि एमएलए खुद जो है चुनाव लड़ने उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है अगर एमएलए के चुनाव आने वाले वक्त में हुए, अगर असेंबली के चुनाव हुए, कहीं ना कहीं भाजपा को हारने के जो हैं असरात हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए जो है वो डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगे तो लोगों का कहना है कि लोग जब अपना वोट डालेंगे, वो किसको डालेंगे, कौन जीतेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन तब तक दीजिए इजाज़त, हम आपको इसी तरीके से ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।